देखिए रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह के 10 बजे अंबिकापुर में आज जनसभा पीएम मोदी करने वाले हैं। पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और देखिए पहली बार राजभवन में भी ठहरे और अब एक बार फिर से सुबह के 10 बजे से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा रहने वाली है। इससे पहले कांग्रेस पर जमकर बरसे भी थे। अंबिकापुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीजी कॉलेज के ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। ये अहम जानकारी है। देखिए छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी फिर गरजते हुए नजर आएंगे। मंच पर रहने वालों की सूची भी बन चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है पीएम मोदी को लेकर और अंबिकापुर के कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। अंबिकापुर की सभा के माध्यम से पीएम मोदी सरगुजा के साथ ही कोरबा और रायगढ़ संसदीय सीट के मतदाताओं को भी साधने का प्रयास करेंगे। सभा के लिए कॉलेज मैदान में तैयारियां तमाम पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। अंबिकापुर की सभा के माध्यम से पीएम मोदी सरगुजा के साथ ही कोरबा और रायगढ़ की जो सीटें हैं उन पर भी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। और कन्हैया शुक्ला मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कन्हैया, पीएम मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां और दूसरा किन किन विषयों को लेकर आज पीएम मोदी गरजने वाले हैं? कन्हैया, क्या अनुमान है? अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में इस समय अभी रायपुर में है और रायपुर से अभी थोड़ी देर बाद अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। और अंबिकापुर के पहले अगर हम कल की बात करें तो शक्ति जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है और जनसभा में लगातार अगर देखा जाए तो चाहे वो पिछली कांग्रेस सरकार की बात हो या जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस लगा रही है उसको लेकर के जम के बरसे हैं। और ये एक चुनावी यात्रा है और क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंबिकापुर जो सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है और अंबिकापुर में 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके लिए इसके अलावा जो आसपास के जो इलाके हैं 3 जो सीटें हैं उन तीनों सीटों के लिए यहाँ पर हुंकार बनेंगे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं यहाँ से फिर रवाना होंगे। और कन्हैया ये भी बताइए, क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र को देखें, अंबिकापुर की जब बात होती है तो पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता है। वहां पर जब पीएम मौजूद रहेंगे तो सियासी मायने क्या, संकेत और संदेश क्या? देखिए अंबिकापुर में अगर हम बात करें तो अंबिकापुर में जो कांग्रेस के जो नेता हैं टीएस सिंहदेव उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार है या बहुत ज्यादा लोग उनको मानते हैं। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव हार चुके हैं और उनके जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी से राजेश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। और उसी को लेकर के यहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला था पिछली बार। लेकिन ये लोकसभा की सीट है और लोकसभा की अंबिकापुर की सीट में कांग्रेस को हराने के लिए लगातार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो लगातार हुंकार भर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज अंबिकापुर में इसी लोकसभा सीट को लेकर के जनसभा करेंगे और जनसभा में लगातार जिस तरीके की जनसभा देखी गई है प्रधानमंत्री मोदी की, जिस तरीके से कांग्रेस को वो कांग्रेस के लिए जो आरोप है वो लोगों को बताते हैं और जो विकास के काम है, चाहे वो क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़ और आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन और उनकी लड़ाई के लिए लगातार प्रयास की बात और हमने मंच से देखा भी था। छत्तीसगढ़ में जब पीएम मोदी थे तो वहां पर जो आदिवासी समाज उसको साधने की कोशिशें भी नजर आई। वहां के नेता, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मंच पर नजर आए थे। अगर आज की बात करते हैं तो आज क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर आज अंबिकापुर में अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। इसके अलावा अगर हम किरण देव सिंह की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राम विचार नेता श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े समेत जो संभाग के सभी जो बड़े पदाधिकारी होंगे, जो सभी बड़े नेता होंगे, वो मंच पर मौजूद होंगे। और अगर हम भाषण की बात करें तो 10:45 से लेकर के 11:30 तक लगभग ये समय दिया गया है कि पौन घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनसभा को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से ये तस्वीरें बदल देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अगर छत्तीसगढ़ में 2 दिन का प्रवास है और 2 दिन के प्रवास में वो 4-5 सभाएं कर रहे हैं तो ये तस्वीरें बदल देती है, लोगों का रुख बदल देती है। और क्योंकि जो दूसरे चरण का मतदान है वो होने वाला है 26 अप्रैल को
मतदान होगा। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ में कन्हैया, 3 चरणों कितने में माइक्रो लेवल पर ये तैयारियां हैं आप चुनाव के मद्देनजर समझिए, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो कई राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है यहाँ पर लोकसभा की, यहाँ पर सिर्फ 11 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी इस तरीके से प्लानिंग करती है। खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये बताता है कि बीजेपी इस वक्त माइक्रो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, अगर ये बात कही जाए माइक्रो प्लानिंग, तो ये साफ साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव जीतती है तो उसके आगामी जो चुनाव 5 साल बाद होने होते हैं उसमें वो जुट जाते हैं। अगर इस बार देखा जाए तो लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी करी है, जबकि आप देखो कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ज्यादा चर्चित हैं। चाहे हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं। अगर हम बस्तर की बात करें जहां पर पहले चरण में चुनाव हो चुका, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, और वहां पर कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं, जो आदिवासियों के बीच एक जाना माना चेहरा है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पे काम करती है। लगातार अपने जो उनके समर्थक है उनको उनसे जुड़ी रहती है, और जो जमीनी स्तर पे जो काम देखने को मिलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से काम करती है। और इसी के मद्देनजर जो नेशनल लेवल के लीडर है, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात करें, या जेपी नड्डा की बात करें, तो इन सभी लोगों ने यहाँ पर लगातार 11 कन्हैया, इस क्षेत्र के बारे में कहा भी जाता है, सरगुजा संभाग के बारे में कहा भी जाता है कि यहाँ पर स्वर गूंजते हैं, तो आज यहाँ पर कैसी गूंज सुनाई देती है वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मौसम बढ़ाएगा महंगाई, आरबीआई को सता रही है चिंता, तेल में तेजी से बढ़ सकती है महंगाई। खराब मौसम से महंगाई बढ़ने का खतरा है। देखिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मौसम में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं गर्मी लोगों को सता रही है, और अब आरबीआई ने चिंता जाहिर की है। रंजना, आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, मौसम की मार बढ़ा सकती है संकट, इसी हेडलाइंस के साथ अखबारों में इसका जिक्र है। प्रतिकूल मौसम के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर लंबे समय से जारी तनावपूर्ण स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। और आरबीआई ने अप्रैल के बुलेटिन में ये कहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 4.9% हो गई है, और इससे पहले पिछले 2 महीनों में ये औसतन 5.1% रही थी। रिजर्व बैंक अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति पर पहुंचते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई को ध्यान रखता है। तो देखिए इसका जिक्र, और साथ ही साथ आपको एक और अहम जानकारी देते चले। विकास प्रदर्शन ने आश्चर्यचकित किया है, आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है, और भारत के हालिया विकास प्रदर्शन ने कई पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिससे आईएमएफ और दूसरे वित्तीय संस्थानों में पूर्वानुमान बढ़ाने की होड़ लग गई है। तो देखिए ये बुलेटिन जो जारी की गई है आरबीआई की तरफ से, और मौसम की मार बढ़ा सकती है संकट, इसे लेकर पूरी जानकारी शेयर की गई। साक्षी, और इसी बीच तमाम हेडलाइंस बिजनेस सेगमेंट में भास्कर में भी दे रखी हैं, जिसमें बता रखा है कि किस तरीके से महंगाई जो है, कार, टीवी और स्मार्टफोन महंगे हुए हैं क्योंकि जो उनकी लागत है वो बड़ी है। और साथ साथ में और भी हेडलाइंस यहाँ पर दी है कि टियर 1 शहरों में 50% तक मकानों का किराया भी बढ़ा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मार्केट की। सेंसेक्स 89 अंक चढ़कर 73,738 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 31 अंक की तेजी निफ्टी में देखी गई है। वोडा और आइडिया का शेयर 11% चढ़ा है, तो जिन लोगों ने वोडा और आइडिया में इन्वेस्ट किया उनके लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, तो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 पर वायदा सौदे आज से, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बुधवार से निफ्टी नेक्स्ट 50 सूचकांक पर वायदा और विकल्प सौदे शुरू करने के लिए तैयार है। और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और सेबी से मंजूरी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ते खबरों में आके बात अब आईपीएल की कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेटों से हराया, और ऋतुराज के शतक पर भारी पड़ी स्टोइनिस की 124 रन की पारी। सीजन में पहली बार घर में हारी चेन्नई, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ ने 3 गेंद रहते हासिल किया 211 रन का लक्ष्य, और घरेलू दर्शकों के सामने पंत की परीक्षा यहां पर रही। साथ ही साथ चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार सैकड़ों ठोका है, और
27 साल के आक्रामक बल्लेबाज ने 60 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 108 रन की पारी खेली है और इस बीच उन्होंने शिवम दुबे के साथ चौथे विकेट पर 104 रन जोड़ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और ये उनका लीग के 4 साल के सफर में दूसरा शतक है। और इससे पहले उन्होंने 2021 में 101 रन की नाबाद पारी खेली थी और ऋतुराज ने 61 मैचों में 17-50 से भी जड़े थे। तो देखिए, शतक लगाने वाले दूसरा युवा कप्तान बने हैं। इसे भी लेकर ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। ऋतुराज इस शतक के साथ ही आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा कप्तान बन गए। उन्होंने 27 साल और 83 दिन की उम्र की बात है और उम्र शतक लगाया है और इसे भी लेकर जिक्र किया गया है। पूजा, आपके अखबार में क्या है इसे लेकर? देखिए, नवोदय टाइम्स मेरे पास है जिसमें हेडलाइंस है, मार्कस स्टोइनिस की आंधी में उड़ा चेन्नई, लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने किंग्स को 6 विकेट से हराया। तो ये हेडलाइन है। और देखिए, मार्कस स्टोइनिस की 63 गेंद में नाबाद 124 रन की पारी के दम पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग T20 मैच में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 3 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से हराया और ये एक बड़ा अचीवमेंट है जिसका जिक्र चारों तरफ हो रहा है। इसीलिए मार्कस स्टोइनिस का नाम लगातार चर्चाओं में और हेडलाइंस में और तस्वीरों की बात करें तो हर अखबार में वो प्रमुखता से नजर आ रहे हैं। आप देखिए, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नाबाद शतक और शिवम दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 46 गेंद और शिवम दुबे के साथ जो 46 गेंद जिसका जिक्र भी किया, इसमें 104 रन की शानदार साझेदारी से चेन्नई ने 4 विकेट पर 210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। लेकिन एलएसजी ने 19 ओवर में ही 4 विकेट पर 213 रन बनाकर यादगार जीत दर्ज की और इसीलिए इस यादगार जीत का जिक्र हर अखबार में है। तो बात कर लेते एक बार फिर से अखबारों की, कहीं हीट वेव तो कहीं भारी बारिश। क्लाइमेट चेंज ने भारत समेत एशिया में तबाही मचाई हुई है। 2023 में जून से अगस्त तक बाढ़ तूफान से 600 मौतें हुई हैं। भारत, पाकिस्तान और इसके साथ ही साथ नेपाल में 600 मौत हुई है। तो देखिए किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे लोग इस वक्त परेशान हैं। मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है और सबसे आखिर में पेज नंबर 16 पर एक तस्वीर है और इसमें जो हेडलाइन है वो ये कि जलवायु परिवर्तन की मार। यमन की राजधानी सना में सोमवार को भारी बारिश हुई, लोगों की जान चली गई। दुबई में भारी बारिश की वजह से कैसे हमने देखा कि हालात वहाँ पर निर्मित हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आप दुनिया में देखेंगे तो एक बड़े हिस्से में लोग हीट वेव से परेशान हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप भारत को ही देखेंगे तो कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर यह भी खबर है कि हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लाइमेट चेंज है और इसके लिए हमें अभी से ही जागरूक होना होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत दे रहा है। इस वक्त आप देखेंगे कि एशिया में अगर हम देखें तो इस वक्त तबाही देखने को मिल रही है। जून से अगस्त तक जो बाढ़ और तूफान की जो तस्वीरें हमने देखी, 600 लोगों की मौत हो गई और इसमें आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ये मौतें हुई हैं। क्लाइमेट चेंज से इस वक्त अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर अगर आप एशिया का ही अगर आप आंकड़ा उठा ले तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो मुल्क हैं वहाँ पर अलग अलग जो देश हैं किस तरीके से ऐसी जो मार है उससे जूझ रहे हैं। कहीं पर भारी बारिश हो रही है, कहीं पर हीट वेव से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस पर तमाम जो NGOs हैं, तमाम जो संगठन हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। विश्व की दूसरी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी चुनाव में उतर गई। आपको बता दें कि पहली बार आम चुनाव में एक कॉर्पोरेट पार्टी को देखा जा रहा है। 50% छूट वाली फूड सिक्योरिटी मार्केट खोल रही है और इस बीच विश्व की पहली गारमेंट्स की कंपनी अब चुनाव में उतरी है। 50% छूट वाली फूड सिक्योरिटी मार्केट खोल रही है। बढ़ते खबरों में आगे, हशमनी केस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा फेल और कोर्ट के सामने नहीं जुटे ट्रंप समर्थक। भीड़ नहीं जुटने से ट्रंप मायूस नजर आए। देखिए, भीड़ नहीं जुटने से ट्रंप यहां पर मायूस। दरअसल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा फेल यहां पर नजर आया कोर्ट के सामने और भीड़ नहीं जुटने से ट्रंप मायूस। देखिए, अखबारों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास में इस वक्त है नवोदय टाइम्स और नवोदय टाइम्स के अगर फ्रंट पेज की बात करते हैं तो देखिए फ्रंट पेज पर सबसे पहले आरक्षण में सेंधमारी करना चाहती थी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी का जो हमला रहा कांग्रेस के ऊपर और उसके बाद में आप जान रहे हैं कि चुनाव है और वार पलटवार का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जो पलटवार रहा उसका भी जिक्र है फ्रंट पेज पर ही। इसके अलावा देखिए, हमने आपको खबर बताई थी कि जो 12 साल के बच्चे होंगे उनको लेकर जो पेरेंट्स, जो अभिभावक ट्रैवल करेंगे उनके लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि अब जो बच्चों की सीट होगी 12 साल तक के जो 12 बच्चे होंगे उनकी जो सीट होगी वो माँ बाप के साथ में होगी और खास बात यह है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो देखिए, ये सबसे पहले अगर फ्रंट पेज की बात करते हैं तो ये 3 खबरें हैं और दूसरा एक अचीवमेंट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर जो एक अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि
भारत सबसे इम्पोर्टेंटली अब काम कर रहा है कि हम हर क्षेत्र में अपने भरोसे चलें, यानी कि हम अपनी सेल्फ मेड जो थिंग्स हैं, यानी जिनका निर्माण भारत में हो, हम उस पर फोकस करें, आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ें। तो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो, इसके अलावा चाहे और सिक्योरिटी पर्पस से जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनके लिए तमाम जो इंतजामात की बात हो, उस सभी के लिए जो प्रयास है वो भारत अपने स्तर पर लगातार कर रहा है। तो खासतौर पर इन खबरों का जिक्र हर अखबार के अंदर है। और देखिए, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो सफल रहा। भारत ने सामरिक बल कमान के तहत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया, जिसका जिक्र रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया और उसको लेकर पूरी जानकारी भी दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं प्रिया। बिल्कुल आगे बढ़ते, भारतीयों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मौसम में बदलाव होने का असर जो है वो भारतीयों पर पड़ता है। फूलों से ज़्यादा पराग फैलने का भी असर है। 30% ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है, और किसी भी उम्र के लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी। और मुझे लगता है कि साक्षी के पास इस संदर्भ में कोई जानकारी है। बिल्कुल प्रिया, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट दिखाई गई है और इसमें बताया गया, हेडलाइन दी गई है कि 30% भारतीयों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। मौसम में बदलाव होने और फूलों से ज़्यादा पराग फैलने से बढ़ गया है इसका असर। यहाँ पर जानकारी दी गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स दैनिक भास्कर की विशेष अनुबंध के तहत ये बताया गया कि दुनिया के करीब 25% लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी है। भारत में 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जी की समस्या है। वहीं अमेरिका में करीब 26% वयस्कों और साथ साथ में 19% बच्चों को मौसमी एलर्जी है, जबकि 6% वयस्कों और बच्चों को खास तरह के भोजन से एलर्जी है। किसी भी उम्र के लोगों को किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है और इलाज इसका मुश्किल होता है। इस बीच शंख, सीपी, दूध, पनीर, मेवे, मटर की या फिर फली या फिर मधुमक्खी, यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। और कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपको करवाने होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको एलर्जी है। और इसमें रिपोर्ट बाकायदा बताई गई है कि आपको किन किन चीजों से एलर्जी हो सकती है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, 30% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको ऐसी एलर्जी पाई गई है। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे, और किडनी खरीद मामले में 4 अरेस्ट। ये बड़ी जानकारी। 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, गुरुग्राम से लेकर आई जयपुर पुलिस। तो देखिए, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और किडनी खरीद मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है। 4 से अब पूछताछ की जाएगी। 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और इनसे आगे की कार्रवाई यानी कि पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम से लेकर फिलहाल जयपुर पहुंची है पुलिस। देखिए, किडनी खरीद के मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि एक्शन जारी है और इस बीच गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये गिरफ्तारी की बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं नंगे पांव 1.5 किलोमीटर भागता रहा और आतंकी मेरे पीछे करते रहे फायर। जवान ने राजौरी में हुए हमले की आपबीती सुनाई। आतंकियों ने पहने थे काले कपड़े। आतंकी से राइफल छीनने का प्रयास किया गया, जवान की ओर से जानकारी दी गई। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो अखबार है उसमें खासतौर पर दैनिक जागरण के अंदर में नंगे पांव भागा, आतंकी करते रहे फायर, इसी हेडलाइन के साथ में ये खबर है। और देखिए, पाक के आतंकी ने हमले को अंजाम दिया, 10 लाख का इनाम घोषित। प्रादेशिक सेना के जवान के घर पर हुए आतंकी हमले में भी पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर कमांडर अबू हमजा का जो साथ है, जो नाम है, वो सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला अबू हमजा पंजाबी में ही बातचीत करता है। सोर्सेज के हवाले से खबर ये है कि जवान ने भी यही बताया कि उसके घर आए आतंकी पंजाब में ही बात कर रहे थे। आतंकियों के इसी दल ने 22 दिसंबर 2023 को पुंछ जिले के टोपा पीर क्षेत्र में सेना के वाहन पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान जिन्होंने शहादत दी थी, जिनका बलिदान था। उस समय भी आतंकियों ने आधुनिक M4 राइफल का प्रयोग किया था। इस बार भी कुंडा टोपा गांव में सेना के जवान के घर आए आतंकी के पास वही M4 राइफल थी। आशंका है कि आतंकी कुंडा टोपा में हमले के बाद टोपा पीर के जंगल में ही भागे और पुलिस ने अबू पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। यह खबर इससे पहले भी मैं आपको बता रहे थे, अब डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू संभाग के दरअसल राजौरी जिले में एक घर में घुसे आतंकी छुट्टी पर आए प्रादेशिक सेना के जवान का अपहरण करना चाहते थे और आतंकियों ने बंदूक के बल पर जवान को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन निहत्थे जवान ने बहादुरी दिखाई और आतंकी की राइफल छीनने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। इस पर वो भागा। इस दौरान आतंकियों ने उस पर फायर किए और यही जो हेडलाइन है कि मैं नंगे पांव भागा और आतंकी मेरे पीछे फायर करते रहे। उस जवान के इसी स्टेटमेंट को इस अखबार ने हेडलाइन के तौर पर बनाया है।
आगे बढ़ते दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोरगुल। केवल घर घर ही दी जा सकेगी दस्तक। लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। और क्योंकि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होने वाली, इसमें दक्षिण के राज्य केरल भी शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक की सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है, असम, बिहार और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आपने देखा कि राजस्थान के सीटों पर भी वोटिंग होने वाली। इसमें यूपी की सीटें भी 8 शामिल है जिसमें वोटिंग होने वाली है। और इससे पहले क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी और आज जो शाम के 5 बजे तक अमूमन समय रहता है निर्धारित, जब चुनावी शोरगुल जो है वो थम जाएगा। 5 से 6 बजे के बाद जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ डोर टू डोर ही अभियान कर पाएंगे। इसके अलावा जो जुलूस की शक्ल में आप देखते हैं कि नेता निकलते हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी क्योंकि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला फेज पहले ही संपन्न हो चुका है 19 तारीख को, जब 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण के तहत 26 तारीख को ये वोटिंग होने वाली है 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों पर। उसके बाद 7 मई को वोटिंग होने वाली है तीसरे चरण की। लेकिन दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसके लिए आज आखिरी मौका होगा तमाम स्टार प्रचारकों के पास कि वो जाएं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएं। और इस बीच एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए खबरों में बात कर लेते हैं मौसम से संबंधित खबर की, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हिमालय में कई सारी झीलें फैल रही हैं और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है। 2.3 डिग्री अधिक यूरोप का पूरा तापमान हो गया है। दुगनी तेजी के साथ में गर्म हुआ है यूरोप, ये बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जहां तक हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ऐसे पर्यावरण में बदलाव देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से अब झीलों का फैलना भी शुरू हो गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ऐसे में चिंता की ये बात है।